हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज की वीडियो में हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म कर दिया है। अगर आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है तो आप हमारी पहले वाली वीडियो जाके देखिए। और आज हम पढ़ना है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स तो हम पहले देख लेते हैं समरी कि आज हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ने हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसके बगैर आप ये चैप्टर नहीं पढ़ सकते। इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे। फिर सेकेंडली हमें पढ़ना है सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। उसके बाद हमें पढ़ना है प्यूबर्टी, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, प्यूबर्टी। देन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्यूबर्टी। थर्ड, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर हमें पढ़ना है मेंस्ट्रुएशन, और अगर टाइम मिलता है तो हम एसटीडीज भी कवर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अगर देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें आपको टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या डेफिनेशन दी थी? ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट चाहिए, जिसमें हमने बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बहुत सारे प्रोसेस पढ़े थे जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना। यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको पढ़ना है उसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे रिप्रोडक्शन। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि इन्वॉल्व, या फिर एक सेकेंड, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। फर्स्ट मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की जरूरत होती है, मेल एंड फीमेल पेरेंट। ठीक है, और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन अकर्स, गैमीट फॉर्मेशन अकर्स। गैमीट बन रहे हैं तो गैमीट फ्यूज भी करेंगे। तो थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा दैट गैमीट फ्यूजन अकर्स। गैमीट फ्यूज होता है तो क्या बनता है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जाइगोट बनता है, तो यहाँ जाइगोट भी बनेगा। जब गैमीट बन रहे हैं तो गैमीट का फ्यूजन होगा, और अगर गैमीट का फ्यूजन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, ये आप सबसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। सबसे पहले टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, एक मेल पेरेंट, एक फीमेल पेरेंट। उसके बाद गैमीट बनेंगे, गैमीट बनेंगे तो गैमीट्स का फ्यूजन भी होगा, और गैमीट्स का फ्यूजन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन भी होगा। क्लियर? फिर हमने कल एक चार्ट बनाया था, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो उसको हम यहाँ दोबारा बनाते हैं। मेल एंड फीमेल। देखिए, कल जो चार्ट हमने बनाया था उसमें बहुत सारे टर्म्स थे जो आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपके कल वाली वीडियो से आपने जो पढ़ा था उसको रिकॉल करेंगे, और मेरे बोलने से पहले आपको बोलना है। ठीक है, इससे आपका रिवीजन होगा। मेल में होगा एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बिल्कुल ऐसे ही फीमेल में भी होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
देखिए, अगर आपको इस चैप्टर की नॉलेज नहीं है तो मैं आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ। मैंने हर वीडियो में क्लियर किया है कि ये जो चैप्टर है आपका, ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 10th क्लास का 3rd चैप्टर है बायोलॉजी का, ठीक है? तो उसमें फर्स्ट पार्ट में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, जो हम इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 ऑर्गेनिजम्स में पढ़ना है, एक प्लांट्स में पढ़ना है और एक ह्यूमन बीइंग में पढ़ना है, ठीक है? तो प्लांट्स वाला हम इससे, और जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हम पढ़ चुके हैं, और अभी जो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ठीक है? तो अगर आपको पूरा चैप्टर देखना है तो आपको 3 वीडियोस देखनी होंगी, ठीक है? और हो सकता है चौथी वीडियो बन जाए, क्योंकि आज के जो बहुत सारे टॉपिक्स थे वो काफी लेंदी हो सकते हैं, तो फोर्थ वीडियो की नीड भी पड़ सकती है, ठीक है? तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि आपको अगर ये पूरा चैप्टर देखना है, पढ़ना है डिटेल में, तो आपको 4 वीडियोस देखनी है, ठीक है? ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 30 to 40 मिनट्स की वीडियो है, ठीक है? नाउ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ह्यूमन का पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं? टेस्टिस। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं? ओवरी। ठीक है, कितनी ओवरी और कितने टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं? मेल में भी 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं एंड ओवरीज भी एक पेयर में प्रेजेंट होती है या फिर 2 प्रेजेंट होती है, ठीक है? अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेन फंक्शन होता है गैमीट्स का फॉर्मेशन। व्हाट इज गैमीट्स? गैमीट्स वो स्ट्रक्चर है, गैमीट क्या, और गैमीट का नाम क्या है? स्पर्म इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल गैमीट को बोलते हैं हम ओवम। ओवम, ओवा या एग, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है? गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो आगे चल के फ्यूज करते हैं और फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, और वही जाइगोट डेवलप करके आपका पूरा एक नया इंडिविजुअल बनाता है। क्लियर? ये गैमीट्स है, और स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है एंड दिस इज ओवा। पिछली वीडियो अगर आपने हमारी देखी है तो उसमें मैंने आपको हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड का कंसेप्ट समझाया है, तो आपने नहीं, अगर वो नहीं देखा है तो वो देखिए। इस, और आपका जो स्पर्म है वो हैप्लॉइड है, ओवा भी हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड को सिंगल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मेल की बॉडी के अंदर स्पर्म बन चुका है, अब मेल की बॉडी से स्पर्म बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजैक्यूलेशन, राइट? एंड इजैक्यूलेशन, मेल की बॉडी से बाहर निकलना, फिर फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर करने को बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, बाहर कौन निकल रहा है? स्पर्म। स्पर्म के बाहर निकलने को बोलते हैं इजैक्यूलेशन, और स्पर्म के फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर होने को बोलते हैं इंसेमिनेशन, ठीक है? इजैक्यूलेशन हो गया, बाहर आ गए स्पर्म। इंसेमिनेशन हो गया, इंसेमिनेशन हो गया, आपके स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर पहुंच चुके हैं, ठीक है? अब जब स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर पहुंच चुके हैं तो आपका ये जो ओवा है इसका और स्पर्म का क्या होगा? फ्यूजन होगा। दिस इज ओवा एंड ये है स्पर्म, एंड ओवा एंड स्पर्म का जो डीएनए है वो अपना स्पर्म अपना डीएनए ओवा के अंदर ट्रांसफर कर देगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम, स्पर्म और ओवा के मिलने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्लियर? नाउ, और अगर आप पिछली वीडियो देख चुके हैं तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में भी सेम था, ठीक है? नेक्स्ट, अब ये फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर 2 डीएनए प्रेजेंट होते हैं। एक वो डीएनए है जो आपके फीमेल की साइड से आ रहा है ओवा के अंदर, क्लियर? ब्लू से शो करते हैं इसको, वैसे एम से शो करती हूँ क्योंकि ये, या फिर एफ से शो करते हैं फीमेल का, ठीक है? फीमेल डीएनए है, ठीक है? नाउ दिस येलो वाला फादर की साइड से आया है, मेल डीएनए है ना? और वो स्ट्रक्चर जिसमें 2 डीएनए प्रेजेंट होते हैं, एक फादर की साइड का डीएनए, एक मदर की साइड का डीएनए, उसे हम क्या बोलते हैं? यस, जाइगोट। ठीक है, नाउ जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट डेवलपमेंट शो करेगा थोड़ा सा, और डेवलपमेंट शो करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि जो जाइगोट अटैच हो जाता है फीमेल के यूट्रस के अंदर, है ना,
उसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। ठीक है ना, इम्प्लांटेशन हो गया, यानी कि जो आपका जाइगोट बना था वो फीमेल की बॉडी के अंदर अटैच हो गया है। अब फिर वो जो प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशन, जेस्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन जब होता है तब फीमेल कंसीव करती है, प्रेगनेंसी जिसे हम बोलते हैं, एंड देन लास्ट में जेस्टेशन के बाद पार्चुरेशन, विच इज, इसको हम डिलीवरी भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? ये पूरा प्रोसेस था जो हमने कल भी पढ़ा था। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, विच इज इंपॉर्टेंट टर्म, जो हमारा पहला टॉपिक भी है। यहाँ हमने लिखा है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? ये सबसे पहले गैमीट, देन इजैकुलेशन क्या है, इंसेमिनेशन क्या है, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पार्चुरेशन और फर्टिलाइजेशन। एक टर्म और होता है ओव्यूलेशन, जो यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं उसको, ओव्यूलेशन को। ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन होगा आपका, ओवा यहाँ तक पहुंचेगा, वो क्या है अभी हम सब आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है, नाउ एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, पहला क्या है? सबसे पहला हमारा टर्म है गैमीटोजेनेसिस। क्या है? गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस? गैमीटोजेनेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है आपका गैमीट, एंड सेकंड है आपका जेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटो का मतलब तो आप समझ गए होंगे, गैमीट, और जेनेसिस का मतलब कल भी आपको एक टर्म पढ़ाया था, रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन में हमने पढ़ा था, री मतलब दोबारा और जेनरेशन मतलब बनना। तो जेनरेशन एंड जेनेसिस एक सिमिलर वर्ड्स है, इनका मतलब भी सेम होता है। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। तो अगर आप सिर्फ वर्ड्स को तोड़ के उसका मतलब समझ लेते हैं तो आपको डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी। तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब हो जाएगा गैमीट फॉर्मेशन। So the process of gamete formation is known as gametogenesis. The process of formation, the process of formation of gametes is known as gametogenesis. ठीक है, अब दो टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं, आपको पता है, एक मेल गैमीट स्पर्म और एक फीमेल गैमीट ओवा। तो जब आपका गैमीटोजेनेसिस होता है ना, वो टू टाइप्स का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। मतलब गैमीटोजेनेसिस क्या है? गैमीट्स का बनना। अब दो गैमीट्स बन रहे हैं, स्पर्म बन रहा है और ओवा बन रहा है, तो गैमीटोजेनेसिस भी दो टाइप के हो गए। स्पर्म के बनने के प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा के बनने के प्रोसेस को बोलेंगे oogenesis। बिल्कुल टफ नहीं है। स्पर्म बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा बन रहा है तो ओ फॉर ओवा, ओ फॉर oogenesis। क्लियर? नाउ जो आपका सेकेंड टर्म है विच इज, ये क्लियर हुआ? सेकेंड टर्म हमें पढ़ना है इजैकुलेशन, इंसेमिनेशन, वो जो सारे थे वो पढ़ेंगे। इजैकुलेशन, व्हाट इज इजैकुलेशन? आपको पता है ऑलरेडी। इजैकुलेशन, अगर हम पिछला डायग्राम देखें तो इजैकुलेशन क्या था? स्पर्म का बाहर निकलना मेल की बॉडी से,
ठीक है, तो कमिंग आउट ऑफ स्पर्म, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख रही हूँ, कमिंग आउट ऑफ स्पर्म फ्रॉम ह्यूमन मेल, ह्यूमन मेल बॉडी, ह्यूमन मेल बॉडी के अंदर से स्पर्म का बाहर आना क्या कहलाता है? इजैक्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन क्या है? देखिए पिछले डायग्राम में इंसेमिनेशन क्या बताया था? इजैक्यूलेशन बाहर आना मेल की बॉडी से, और इंसेमिनेशन फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर करना स्पर्म का। तो एंट्री ऑफ स्पर्म, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, स्पर्म की एंट्री इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखो हमने केमिटोजेनेसिस पढ़ लिया, यानी स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा बनने के प्रोसेस को oogenesis, इजैक्यूलेशन पढ़ लिया, इंसेमिनेशन पढ़ लिया। यानी कि अब तक क्या हुआ? स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ तक तो खत्म हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओव्यूलेशन। ठीक है, ओवा हमने बना दिया है, बट अभी हमने ओवा के साथ कुछ किया नहीं, तो अब हम लास्ट अपना फर्स्ट पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज नथिंग, मैंने बताया कि ओवा किसके अंदर बनता है? ओवा बनता है ओवरीज के अंदर। यही पढ़ा है हमने पीछे कि जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरीज, ये क्या बनाते हैं? गैमीट, जिसे हम ओवम बोलते हैं। यही हमने पढ़ा था। ओवा किसके अंदर बनता है? ओवम या एग ओवरीज के अंदर। ठीक है, तो जहां बन रहा है वहां से निकल के आएगा बाहर। तो ओवा का ओवरीज से बाहर निकलने का प्रोसेस, जिसे अगर मैं यहाँ शो करूं, अगर ये ओवरी है, ठीक है, और इसके अंदर आपका ये ओवा बना है, ठीक है, अब इसका बाहर निकलने का प्रोसेस, ये आपका ओवरी से बाहर निकलने का प्रोसेस एक बार और देखेंगे। देखिए ये आपकी ओवरी है, एक सेकेंड, ये ओवरी है, ठीक है, एंड दिस इज ओवम। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ये आपका ओवा है, ठीक है, इसके बाहर निकलने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। ठीक है, तो coming out of ovum from ovary is known as ovulation, या रिलीज ऑफ ओवा भी लिख सकते हैं, रिलीज ऑफ ओवा। ठीक है, रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन, यानी कि जो आपकी ओवरी है ये रिलीज करती है ओवा बाहर। ठीक है, ये ओवा अंदर है, बन गया, बाहर रिलीज हुआ, इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हमें क्या पढ़ना है। ओव्यूलेशन पढ़ लिया, यानी कि ओवा भी बाहर आ चुका है। ठीक है, और हमने इंसेमिनेशन तक मेल में पढ़ लिया था, यानी कि स्पर्म भी बाहर आ चुका है। तो फिर अब ओवा भी आ गया, स्पर्म भी आ गया, तो लास्ट हमें वो नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन।
ये जो टर्म्स है छोटे छोटे, इन पे कभी बड़े क्वेश्चंस नहीं बनते। वन वर्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं, व्हाट इज ओव्यूलेशन, तो रिलीज ऑफ ओवरी ओवम, ऐसे करके ऑप्शन में आएगा तो आप आंसर लगा कर आ सकते हो। ठीक है, बड़े क्वेश्चन नहीं बनते, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक है। मैं बार बार बोलूंगी इंसेमिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो आपको पता ही नहीं है फर्टिलाइजेशन हुआ क्या है, फर्टिलाइजेशन तो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए टर्म्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन तो हमने कई बार दी है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। क्या होता है नाम मेल एंड फीमेल गैमीट का, बताइए जरा। यस, स्पर्म एंड ओवा। स्पर्म एंड ओवा, ओवम। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ लिया। अगर यहाँ से हम देखें तो फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है? जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये आपको पता है जाइगोट क्या है। ठीक है, हमको पढ़ना है नेक्स्ट इम्प्लांटेशन। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन क्या है? देखिए, रेड कलर नहीं लेते हैं, आई थिंक आपको विजिबल नहीं होता है। ठीक है, कोई दूसरा कलर लेते हैं, ये ठीक है। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन क्या था? जो जाइगोट हमने बनाया था, आपका ओवा और स्पर्म जब फ्यूज हुए थे तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। तो वो जो जाइगोट हमने बनाया था, वो जाइगोट जाके क्या होता है, मेल फीमेल के यूट्रस के अंदर। यूट्रस क्या होता है फीमेल का, आपको पता होना चाहिए। अभी हम ऐसे करेंगे ये आगे डिटेल में। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, एंड जो ये पार्ट है बीच का, इसे हम बोलते हैं यूट्रस। ठीक है, ये आई होप आपने पहले पढ़ा होगा, है ना। तो दिस इज यूट्रस। तो ये जो यूट्रस है, इसके अंदर आपका जो जाइगोट आता है बनके, देखिए ये आपका जाइगोट है। ठीक है, दिस इज जाइगोट। जाइगोट के अंदर क्या होंगे? मेल डीएनए होगा, फीमेल डीएनए होगा। ठीक है, एक हम मेल रेड से शो कर देते हैं एंड येलो से शो कर देते हैं फीमेल डीएनए को। क्लियर? नाउ ये जो हमने बनाया स्ट्रक्चर, ये यहाँ से आके, अच्छा डीएनए तो आ ही नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, ये यहाँ से आके यूट्रस के अंदर अटैच हो जाता है। ये आपका यूट्रस है, ये आपका यूट्रस है। ठीक है, और ये आपका जाइगोट है। ये जो जाइगोट है, ये आपके यूट्रस के अंदर क्या हुआ, अटैच हो गया। एक बार फिर देखेंगे, ये यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ बना था ये यहाँ से ट्रांसफर चल कर आया था, ट्रांसफर होके एंड यहाँ बना। ठीक है, एंड देन ये जब आपके यूट्रस के अंदर ट्रांसफर होता है और यहाँ अटैच हो जाता है। ठीक है, अटैच देखिए, हम इसको अच्छे से अटैच कर देते हैं, और उसके चारों तरफ ये जो यूट्रस की वॉल है, पिंक पिंक जो यूट्रस की वॉल है, ये चारों तरफ इसके बन जाती है, इसको घेर लेती है ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि जो आपका जाइगोट है वो आपके यूट्रस के अंदर अटैच हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? अटैचमेंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ जाइगोट, या अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दूं तो जो जाइगोट होता है ना, वो डेवलप करता है, थोड़ा सा और डेवलप करता है, और डेवलप करने के बाद बनाता है ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट जिसे बोलते हैं, वो जाके अटैच होता है। लेकिन आप याद रखिए जाइगोट, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ जाइगोट विद यूटेराइन वॉल। व्हाट इज यूटेराइन वॉल? वॉल का मतलब आपको पता है, वॉल मतलब दीवार होती है, और यूटेराइन मतलब यूट्रस, यूट्रस की दीवार। तो ये जो आपका यूट्रस है, उसकी ये जो वॉल मैंने बनाई है पिंक से, कहाँ गए, दिस वन, ये जो चीज हमने बनाई है, दिस इज यूटेराइन वॉल। ठीक है,
क्लियर हुआ? दिस इज जाइगोट। ये जाइगोट ऐसे ट्रांसफर होके यहाँ आया और आपकी यूट्रस के अंदर जुड़ गया, ठीक है। और ये जो आपकी यूटेराइन वॉल थी उसने उसको अच्छे से कवर कर लिया है ना। तो क्या लिखा हमने? अटैचमेंट ऑफ जाइगोट विद यूटेराइन वॉल। जो यूट्रस की वॉल है उसके साथ में जाइगोट का अटैचमेंट क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन। बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशंस लिखी हैं, ठीक है, याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, चलो देख लेते हैं एक बार और पीछे जाकर। ठीक है, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? गैमीट बना लिए, यानी गैमीटोजेनेसिस पढ़ लिया। गैमीटोजेनेसिस के बाद स्पर्म को बाहर निकालने के लिए पहले इजैकुलेशन कराना पड़ेगा, देन फीमेल की बॉडी के अंदर भेजने के लिए इंसेमिनेशन कराना पड़ेगा। फीमेल के अंदर जो ओवम बना था उसको ओवरी से बाहर निकालेंगे तो ओव्यूलेशन। अब जब दोनों बाहर आ चुके हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है वो जाके कहाँ अटैच हो जाएगा? आपके यूट्रस में अटैच हो जाएगा, ठीक है। एंड अटैच हो गया, उसके बाद आपका जेस्टेशन पीरियड आता है एंड देन पास्चुरेशन, ठीक है। जेस्टेशन एंड पास्चुरेशन। तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा टॉपिक, द नेक्स्ट टर्म जेस्टेशन। जेस्टेशन, जैसे जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं पूरा, जेस्टेशन टाइम, ठीक है। क्या होता है जेस्टेशन टाइम, जेस्टेशन पीरियड? वो जो 9 मंथ, अब इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन के बाद में मदर को पता चलेगा कि शी इज प्रेग्नेंट, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस होगा, फिर वो प्रेग्नेंट है, 9 मंथ का जो पूरा प्रोसेस है उसे बोलते हैं हम जेस्टेशन पीरियड। तो कैरी फीटस, फीटस और जाइगोट आप कुछ भी लिख सकते हो। फीटस बोलते हैं आपका जो फीटस बोलते हैं जो आपके वॉर्म में जो बेबी है उसको बोलते हैं, अभी वो डेवलप नहीं हुआ है पूरी तरीके से, ठीक है। फीटस, कैरी फीटस फॉर 9 मंथ, फॉर 9 मंथ, ठीक है। एवरेज 9 मंथ का होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जेस्टेशन। एंड लास्ट में आता है पास्चुरेशन, विच इज पास्चुरेशन। क्या था पास्चुरेशन? पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। पास्चुरेशन होता है डिलीवरी ऑफ बेबी, है ना। डिलीवरी ऑफ बेबी आफ्टर 9 मंथ, आफ्टर 9 मंथ। क्लियर? ये आपके टर्म्स कंप्लीट हो गए, यानी कि वो जो हमने स्टार्टिंग में पहली स्लाइड में आपने जो वो देखा था ना पूरा चार्ट, किया अब ये पढ़ना ये पढ़ना ये पढ़ना, उसमें फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है इंपॉर्टेंट टर्म्स वाला। सेकंड टॉपिक था हमारा प्यूबर्टी, है ना। सेकंड टॉपिक था हमारा प्यूबर्टी। अब देखिए हमको रिप्रोडक्शन पढ़ना है, और रिप्रोडक्शन एक सर्टेन एज के बाद ही पॉसिबल होता है, सबको पता है, ठीक है। तो उस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी, यानी कि वो एज जब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप कंप्लीटली नहीं बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उस टाइम वो टाइम होता है रिप्रोडक्टिव एज का। मेच्योरिटी नहीं आती है रिप्रोडक्टिवली, बट रिप्रोडक्शन के लिए आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तैयार है, प्रिपेयर है, ठीक है। प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी वो टाइम पीरियड है ऑफ एन इंडिविजुअल, 11 से 12 से 14-15 तक जो रहता है टाइम, ठीक है। 11 to 14 ईयर ओल्ड का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। तो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बिटवीन, टाइम पीरियड बिटवीन 11 to 14 ईयर ओल्ड, बिटवीन ओल्ड इन ह्यूमन, ठीक है। अब देखिए लड़कियों में जो प्यूबर्टी होती है वो जल्दी आती है, इन गर्ल्स
लड़कियों में प्यूबर्टी आती है 11 to 12 ईयर्स की एज में, ठीक है। और इन बॉयज थोड़ा सा लेट आती है, एवरेज 13 या 12 to 14 लिख सकते हैं, 12 to 14 ईयर ओल्ड, ठीक है। अब कब पता चलता है कि आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई? सबसे पहले तो एज के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं। 11 से 14 तक जो एज होती है उसमें पता चल जाता है कि अब इसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है, एक पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल की, ठीक है। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जो चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर इस एज में, प्यूबर्टी की एज में। वो चेंजेस स्पेसिफिकली कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इस बात के सबूत होते हैं कि प्यूबर्टी आना स्टार्ट हो चुकी है। कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? अगर हम मेल में बात करें तो सबसे पहले लड़कों में दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाती है ना। और उसके अलावा जो आपके शोल्डर्स हैं, बॉयज के शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, जो पिच है, आवाज है वो भारी हो जाती है, डीप हो जाती है, डीप वॉइस हो जाती है ना। लेकिन लड़कियों में क्या होता है? लड़कियों में जो ब्रेस्ट है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और लड़कियों की आवाज की पिच बहुत लो हो जाती है, सॉरी पिच हाई हो जाती है, आवाज पतली हो जाती है ना। ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो हम इनको साइंस में, बायो में एक स्पेसिफिक टर्म से पढ़ते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है? वो कैरेक्टर्स जो स्टार्ट होते हैं, जो देखने को मिलते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। सबसे पहले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कराता है? आपको ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, जब हमने कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा था तब हमने टेस्टिस और ओवरीज पढ़ी थी एज अ ग्लैंड्स। जब हमने ग्लैंड्स पढ़ी थी, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जाकर वो वीडियो भी देख लीजिए, ठीक है। वहां हमने पढ़ा था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं मेल एंड फीमेल के अंदर, कुछ कैरेक्टर्स बताए भी थे मैंने आपको, ठीक है। तो वो कैरेक्टर्स किस वजह से बताए थे? कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मेल एंड फीमेल दोनों में। मेल हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, फीमेल हार्मोन को एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। तो ये जो हार्मोन्स मैंने अभी नाम लिए, ये हार्मोन क्या कराते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कराते हैं। और ये स्टार्ट कब होते हैं? ये प्यूबर्टी आने पर ही रिलीज होना शुरू होते हैं बॉडी में, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कब दिखते हैं? तो सबसे पहले सम हार्मोन्स मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन। दो होते हैं फीमेल में, एक एस्ट्रोजन एंड एक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। सम हार्मोन्स लाइक मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं, रिलीज at the time of puberty, at the time of puberty। और जब ये रिलीज होते हैं बॉडी में तब क्या कराते हैं? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को शो करवाते हैं, ठीक है। इन्हीं की वजह से क्या होते हैं, जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो शो होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ, वैसे तो पिछली वीडियो में ये है कि जो मेल टेस्टोस्टेरोन है वो कौन सीक्रेट करता है? टेस्टिस। यस बच्चों, जो हमने पढ़ा था स्पर्म कहाँ बनते हैं? टेस्टिस के अंदर, वहीं पर आपके टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होते हैं। एंड फीमेल हार्मोन जो हमने बताया आपको, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो कहाँ सीक्रेट होते हैं? ओवरीज के अंदर। हाँ, जहाँ पर ओवा सीक्रेट बनते हैं वहीं पर आपके जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वो बनते हैं। जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, इनके मेनली दो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में इनका पहला काम, इनकी ये पहले तो जो एक इनका फिक्स काम है जो ये करना चाहते हैं, जिनके लिए है
ठीक है, वो होता है गैमीट्स बनाना, स्पर्म एंड ओवा बनाना, ठीक है। लेकिन इनका सेकेंडरी फंक्शन भी है, यानी कि जब ये स्पर्म एंड ओवा बनाने के साथ साथ ही एक और काम करते हैं, विच इज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करवाना, ठीक है। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स को बॉडी में लेकर आना है, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं मेल में, फीमेल में, चलिए वो देख लेते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, अब आप प्लीज इसको फुल में लिख लेना, ठीक है। इन मेल, सबसे पहले हम मेल्स में या बॉयज में देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड, वॉइस डीप हो जाती है। नेक्स्ट, बियर्ड, है ना, एंड मुस्टैच देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर्स हैं। एंड प्यूबिक हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी बॉडी पे जो हेयर्स प्रेजेंट है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं, प्यूबिक हेयर्स भी विजिबल होते हैं। फीमेल्स में अगर हम बात करें, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं फीमेल्स में? तो सबसे पहले ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। देन वॉइस क्या हो जाता है? पिच हाई हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्यूबिक हेयर फीमेल्स में भी होते हैं, प्यूबिक हेयर, ठीक है। एंड फीमेल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है, ये हमें पढ़ना है आज। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है इन फीमेल्स, ठीक है। नाउ ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें पढ़ने हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अभी मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेनली दो ही फंक्शन होते हैं, एक तो प्राइमरी फंक्शन होगा एंड एक सेकेंडरी फंक्शन होंगे, ठीक है। तो जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक तो इनका प्राइमरी फंक्शन होता है, क्या होता है? ओवरी एंड ओवा एंड स्पर्म बनाना, प्राइमरी फंक्शन। एंड इनका सेकेंडरी फंक्शन होता है, सेकेंडरी फंक्शन होता है आपके हार्मोन्स बनाना, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन में हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। विच गैमीट्स बच्चों, क्या नाम है गैमीट्स का? यस, स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम। अब हर क्वेश्चन का आंसर करा करिए जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। और सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, बताइए? फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, क्लियर? कौन से हार्मोन होते हैं? यस, टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल्स, क्लियर? ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में था। नाउ अब हमको डिटेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ने हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, वो दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब आप उसको इससे कंफ्यूज मत करना कि प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन, ये मैंने फंक्शन बताए हैं, इनका काम कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पहला काम होता है स्पर्म एंड ओवम बनाना एंड दूसरा काम होता है
हार्मोन्स बनाना, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनाना। उसको आप ऑर्गन से कंफ्यूज मत करना, प्राइमरी फंक्शन और प्राइमरी ऑर्गन दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन का मतलब है काम, ये कौन कौन से काम कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो काम कर रहे हैं। सबसे पहले वो क्या करेंगे, स्पर्म एंड ओवा बनाएंगे, एंड सेकेंडली वो क्या करेंगे, वो हार्मोन्स बनाएंगे, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी दो टाइप के हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखिए जो आपके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, ये वो ऑर्गन है जो बेसिकली स्पर्म एंड ओवा बनाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। क्या इसके एग्जांपल में क्या लिख सकती हूँ मैं, कौन है जो स्पर्म एंड ओवा बनाते हैं, यस, टेस्टिस एंड ओवरी, वेरी गुड, है ना। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो जिनका काम है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, कौन बनाता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, एग्जांपल में हो जाएगा टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं, वो ऑर्गन जो गैमीट्स को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ठीक है। अब सिर्फ आपको, आपने जब ये वाला देखा था, ये जो हमारी स्लाइड है, हमने इंसेमिनेशन पढ़ा, इजैक्यूलेशन पढ़ा, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट करा रहे थे ना हम, इजैक्यूलेशन में भी आप ट्रांसपोर्ट करा रहे हो, मेल की बॉडी से बाहर लेके जा रहे हो स्पर्म का, इंसेमिनेशन में भी आप ट्रांसपोर्ट करा रहे हो, आप फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, ओव्यूलेशन में भी ट्रांसपोर्ट है, ओवरी से निकलकर आपका जो ओवम है वो बाहर आ रहा है, तो यहाँ भी उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब वो जाइगोट बन के यूट्रस में एंटर हुआ था तब भी उसने ट्रांसपोर्ट करा था। तो ये जो ट्रांसपोर्ट कराने के लिए आपको कुछ चाहिए होगा ना, बनाने वाले तो कौन है, टेस्टिस एंड ओवरी, बना तो टेस्टिस एंड ओवरी ने दिया, लेकिन जो बने हुए हैं उनको ट्रांसपोर्ट करा के सारे प्रोसेस कराने हैं, तो ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा, यानी कि लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो वो जो ले जाने वाले पाइप हैं, पाइप मैं बोल रही हूँ, डक्ट्स हैं, पाइप है, रास्ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं वो। जैसे उसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, और एक और काम है, ट्रांसपोर्टेशन तो है ही, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन ऑफ गैमीट्स। हाँ बच्चों, ट्रांसपोर्ट कराना एंड मैच्योर कराना, जो आपका स्पर्म बनता है टेस्टिस के अंदर वो मैच्योर होता है आगे जाके, कहाँ पे, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन, मैच्योरेशन एंड गैमीट। मैम आते कौन है इसमें, ये तो हमने पढ़ा हुआ है टेस्टिस एंड ओवरी, इनको तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ कौन आता है, कौन है जो ट्रांसफर करा रहा है, तो देखिए सबसे पहले ओविडक्ट एंड यूट्रस। हाँ ये वही यूट्रस है जिसका डायग्राम अभी हमने पीछे देखा था, तो ये तो फीमेल में प्रेजेंट होंगे दोनों, इन फीमेल, एंड मेल में होते हैं वास डेफरेंस, वास डेफरेंस, ये कहाँ होंगे, ये मेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पाइप हैं, ये कुछ आपके स्ट्रक्चर हैं, डक्ट हैं, जो क्या करती हैं, जो ट्रांसपोर्ट कराती हैं आपको ओवा का। अगर मैं पिछला वाला आपको डायग्राम दिखाऊं, ये वाला डायग्राम, ठीक है, तो इसमें ये जो चीज मैंने बनाई है ना, ये ही ओविडक्ट है, क्लियर। तो अब माइंड में थोड़ी सी पिक्चर बन गई होगी, जो यूट्रस के पहले वाला हमने बनाया था विच इज ओविडक्ट, है ना, ठीक है। वास डेफरेंस मेल हो गया एंड ओविडक्ट यूट्रस इन फीमेल, ये हम इनको, अच्छा सेकेंड ये जो है ना, इन्हें हम एसेसरी डक्ट्स भी बोलते हैं, ये ठीक है, इनका एक और नाम है एसेसरी डक्ट्स। ये तो हो गए आपकी कुछ सेकेंडरी एंड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसके बाद हमको अब डिटेल में पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप पिछला वाला सारा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वो क्या पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले तो हमें सबसे पहली ही चीज पढ़नी है क्या, कि गैमीट कैसे बनेगा। ठीक है, गैमीट कहाँ बनेगा ये हम जानते हैं, टेस्टिस के अंदर। ठीक है, और उसके बनने का प्रोसेस, उसके बाद वो ट्रांसफर होगा, वो सब हमको यहाँ डिटेल में पढ़ना है। वो जो पहला चार्ट हमने बनाया था ना, मेल फीमेल एंड देन इंसेमिनेशन एजैकुलेशन, अब वो हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेस्टिस। क्या पढ़ेंगे? टेस्टिस विद डायग्राम। ठीक है, देखिए, टेस्टिस जो होते हैं, दीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, है ना। और कितने होते हैं टेस्टिस, हमने पहले ही बताया है, प्रेजेंट इन अ पेयर, एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑल्सो दे आर प्रेजेंट, या यही मैं ऐड कर देती हूँ उसे, इन अ पेयर आउटसाइड outside the male body. Why outside? क्वेश्चन आया माइंड में, why outside? Outside the male body for maintaining, for maintaining temperature. Yes, for maintaining temperature. Temperature क्यों मेंटेन करना है? For production of sperm, for production of sperm. ठीक है, एक बार और समझते हैं। टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये चीज। टेस्टिस है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्लियर नाउ। उसके बाद ये प्रेजेंट होते हैं इन अ पेयर आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट होते हैं मेल के अंदर? टेस्टिस बॉडी के बाहर इसीलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना, क्लियर। तो जो स्पर्म है ना, उनको बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, वो बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। उस टेम्परेचर पर स्पर्म का बनना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए स्पर्म बनाने के लिए जो आपके टेस्टिस है बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, सो दैट वो टेम्परेचर मेंटेन कर सके। कितना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है? फॉर मेंटेन टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2-3 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द इनसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है उससे 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म बनने के लिए। ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि आपको कोई कुछ कुछ भी बनाना है, कोई भी फूड का खाना पकाना है। ठीक है, उसको पकाने के लिए टेम्परेचर चाहिए आपको 99 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बट जो भी आपका बर्तन है, यूटेंसिल है, वो 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुका है, तो क्या फूड जलेगा? है ना। तो हम क्या करते हैं ना कि उसको हटा देते हैं, जो भी आपको खाना है उसको हटा देते हैं। जैसे रोटी है, रोटी जल जाएगी अगर ज्यादा देर तवे पे रहती है, तो हम क्या करते हैं, तवे पर से उसको हटा देते हैं। अगर तवा ज्यादा गर्म हो जाता है तो ठीक है, जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है तो हम हटा देते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है कि जो आपका स्पर्म है वो बॉडी के अंदर वाले टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकता। बॉडी के अंदर का टेम्परेचर स्पर्म के लिए ज्यादा है। ठीक है, तो स्पर्म किल हो जाएंगे, बन ही नहीं सकते। ठीक है, तो क्या होता है, स्पर्म का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो टेस्टिस हैं वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द बॉडी। ओके, नाउ टेस्टिस का मेन काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एज वेल एज, और क्या बनाते हैं, स्पर्म एंड हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, इतनी बार हमने लिख दिया है, याद हो जाना चाहिए अब तक तो आपको। ठीक है, ये आपके कुछ टेस्टिस का बेसिक इंट्रोडक्शन था। नाउ हम डायग्राम देखते हैं टेस्टिस का। ठीक है, देखिए, देखिए, ये जो आपका टेस्टिस है ना, ये होता है बीन शेप, कुछ इस तरह का। ठीक है, एंड उसके अंदर
कुछ कमरे प्रेजेंट होते हैं। हाँ जी बच्चों, कमरे यानी कि चैम्बर्स। ये ऑरेंज का पीस लग रहा है। ठीक है, कुछ चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं और इन चैम्बर्स के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऐसे। किसी में 2 होंगे, किसी में 3 ट्यूब हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपको दिखता है। क्लियर? सबसे पहले जो टेस्टिस की आउटर वॉल है, ये जिसके अंदर आपका टेस्टिस प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। जो बैग लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर से आप कवरिंग देखते हो टेस्टिस के ऊपर, उसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस प्रेजेंट है उसके अंदर होते हैं कंपार्टमेंट्स, चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं चैम्बर्स। एक टेस्टिस में 200 से 250 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 200 to 250 चैम्बर प्रेजेंट हो सकते हैं एक टेस्टिस में। ठीक है, व्हाई आई एम मेकिंग दिस। ठीक है, चैम्बर क्या बोलते हैं इन्हें हम? चैम्बर्स। और एक चैम्बर के अंदर ये जो ट्यूब हमने बनाई है, ये ट्यूब प्रेजेंट होती है और इन ट्यूब का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले ये जो टेस्टिस हमने बनाया है, इसके ये जो बाहर का कवरिंग है, बाहर की जो लेयर है, ये जो हम इसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर ये जो हमने रूम जैसे बनाए ग्रीन कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं चैम्बर। एंड इन चैम्बर के अंदर ये जो आपको ट्यूब जैसी, पाइप जैसे, उंगलियों जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इन्हें हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है मैम, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल समझ आ गया। इसके बीच बीच में हम एक चीज और बनाते हैं। ठीक है, ग्रीन नहीं लेते, कोई दूसरा कलर लेते हैं। चलिए हम, चलो रेड लेते हैं। इस तरह कुछ 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 प्रेजेंट होता है, भी कुछ कुछ क्या है, बीच बीच में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में प्रेजेंट होता है। ये जो है, ये है आपकी कुछ सेल्स, इन्हें हम बोलते हैं लेडिंग सेल्स। यस, लेडिंग सेल्स। ठीक है मैम, अब इन सबके फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको स्क्रोटम, स्क्रोटम का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन। बाहर की आउटर वॉल है, तो आउटर वॉल का, आपकी स्किन आउटर वॉल है, तो आउटर स्किन क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है ना आपको। सेम वैसे ही स्क्रोटम टेस्टिस को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट चैम्बर्स प्रेजेंट है, चैम्बर के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, विच इज, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही है जो क्या बनाती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही है जो स्पर्म बनाती है। तो आपका स्पर्म कहाँ बनता है? Formation of sperm in the seminiferous tubule. Formation of, हम इतनी देर से बोल रहे हैं टेस्टिस में स्पर्म बनता है, टेस्टिस में स्पर्म बनता है। तो टेस्टिस में किसी एक जगह बनता होगा ना, तो ये पूरा आपका टेस्टिस का डायग्राम है। और इसके अंदर ये जो आपकी हमने ब्लू कलर की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये इन्हीं के अंदर आपका स्पर्म बनता है। ठीक है मैम, उसके बाद ये जो हमने रेड कलर का कुछ बनाया है, जिसे हम लेडिंग सेल बोलते हैं, इनका भी कोई काम होगा? हाँ बिल्कुल, इनका काम होता है वही हार्मोन बनाना जिसका हम इतनी देर से जिक्र कर रहे हैं। क्या, कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये जो रेड वाली लेडिंग सेल्स हैं, ये क्या बनाती हैं? टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करती हैं। ओके, उसके बाद देखिए स्पर्म बन गया आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं कि अब जो अब पूरा पाथवे है कि स्पर्म बनता है, बनने के बाद बॉडी के बाहर आता है, देन फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर करता है, वो जो पूरा रास्ता है वो हम वो रास्ता क्लियर कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए, ये सारी जितनी भी ब्लू कलर की आपको दिख रही है, इन सब के अंदर स्पर्म बन रहे होंगे। ठीक है, अब एक स्पर्म बना देते हैं। चलो, एक स्पर्म बनाएंगे, फिर उसको ही सब जगह घुमाएंगे। यहाँ बना देते हैं, कोई बड़ा सा दिख जाए। ये आपका इसके अंदर एक स्पर्म बना। ठीक है, एक इसमें भी बना होगा, एक इसमें, एक नहीं मतलब बहुत सारे, हम एक एक बनाते हैं। चलिए,
ये स्पर्म बन रहे हैं आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। अब ये जो स्पर्म है ये बनने के बाद आगे ट्रांसफर होते हैं, ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। और जिस जगह ये सारी की सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आकर मिलती हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ आएगी, ये भी आएगी इधर से इधर, सारी की सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ आएंगी और यहाँ पर एक नेटवर्क बना लेती हैं, एक जाल बना लेती है, जिसे हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस, क्लियर। अब ये रेटी टेस्टिस से एक ट्यूब निकलती है, एक पाइप निकलता है रेटी टेस्टिस से। ये वही पाइप है बच्चों जो अभी हमने सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन पढ़े थे ना, जिसमें हमने पढ़ा था वास डेफरेंस पढ़ा था, वास डेफरेंस, ये वही है, ठीक है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट कराएगा। तो सबसे पहले आपको डायग्राम क्लियर हुआ। डायग्राम में क्या है, ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम बाहर की आउटर लेयर है, स्क्रोटम के अंदर चैम्बर प्रेजेंट है, चैम्बर के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का मेन काम का इनका एक ही काम है, स्पर्म को फॉर्मेशन करना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर कुछ कुछ डॉट्स जैसे मतलब कुछ कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स का काम होता है टेस्टोस्टेरोन बनाना। देन ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक जगह आकर मिलती है, जिसे हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस, एंड इन्हीं रेटी टेस्टिस से एक पाइप निकल के जाता है आगे, जिसे हम बोलते हैं वास डेफरेंस, ठीक है। और आपके जो स्पर्म है, जो येलो येलो हमने स्पर्म बनाए हैं, ये यहाँ से ट्रांसफर होते हुए इस वास डेफरेंस से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो आगे का डायग्राम है वो एक काफी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाकर सोएंगे तो हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब हम इसे भी एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये जो लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी है, ठीक है। एक ये हिस्से को हम मानेंगे, जो नीचे वाला है आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। और लाइन के ऊपर वाला ये वाला जो पूरा ऊपर वाला पार्ट है, हम बोलेंगे इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, ठीक है। अब हमें पता है कि टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बाहर प्रेजेंट होते हैं बॉडी के, ठीक है। और कितने होते हैं, 2 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बना लिए हमने। उसके बाद पिछले वाले डायग्राम में अभी हमने देखा कि ये जो टेस्टिस है, इन टेस्टिस से जो पाइप निकल रहा है उसका नाम है वास डेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ भी निकाल दीजिए फिर पाइप टेस्टिस से, एक तो यहाँ से निकल रहा होगा, ठीक है। हाँ, ये बॉडी के अंदर जाता है बच्चों, ठीक है, एंड ये यहाँ से निकल रहा होगा, क्लियर। थोड़ा सा अच्छा करके बनाते हैं इसे, बहुत इजी। आपकी जो बुक में डायग्राम है बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत इजी वे में मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है। आप इसको अगर एग्जाम में ड्रॉ करके आते हो, ये आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई नंबर नहीं कटेंगे इसके। देखो उसके बाद आपने ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। व्हाट इज यूरिनरी ब्लैडर बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर वो पार्ट जहाँ यूरिन इकट्ठा होता है ना, ठीक है। कितना गंदा यूरिनरी ब्लैडर बना है, ठीक है, ठीक है। नाउ ये यूरिनरी ब्लैडर से कुछ एक स्ट्रक्चर है, व्हाट इज दिस, अभी हम इसे भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो वास डेफरेंस है, ये ऊपर एक्सटेंड होती है, अच्छा ये येलो कलर है, थोड़ा पेशेंस से देखेंगे। वास डेफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर के जो दो पाइप्स हैं, विच इज यूरेथ्रा, या हाँ, इस इसके ऊपर से गुजरते हुए यहाँ आते हैं, ठीक है। एंड कहाँ ओपन होते हैं, इस स्ट्रक्चर में,
ठीक है। ये हमारा दूसरा वाज डिफरेंस भी आ गया। अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है नंबर पे, कितनी वाज डिफरेंस प्रेजेंट होती है, तो दो टेस्टिस है और दोनों टेस्टिस से वाज डिफरेंस निकल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि दो ही वाज डिफरेंस प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमने दो टेस्टिस ड्रॉ किए, उनसे निकलती हुई दो पाइप, वाज डिफरेंस एक बहुत लंबी पाइप होती है, ठीक है, विच इज 12 to 15 सेंटीमीटर के अराउंड। ठीक है, तो वो वाज डिफरेंस इस तरह से आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होती हुई ये इस स्ट्रक्चर में आके ओपन होती है। ये क्या है अभी हम देखते हैं। ठीक है, एंड अब सबके हम नेमिंग कर लेते हैं ध्यान से। सबसे पहले ये आपके टेस्टिस हैं। ठीक है, टेस्टिस से ये जो पाइप निकला विच इज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से बहुत क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो कौन सा है, ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कराने में कौन मदद करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो आपका स्पर्म है उसका रूट बताइए। रूट यानी कि पाथवे, वो किस पाथवे पर चलता है। तो सबसे पहले वो टेस्टिस में बना, तो सबसे पहले आप टेस्टिस लिखोगे, टेस्टिस के बाद आप लिखोगे वास डेफरेंस, वास डेफरेंस में वो कहाँ गया, एंड देन पूरा भी प्रोसेस हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये वाली आपकी ग्लैंड है, ये होती है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, अब ये ग्लैंड है तो आप समझ गए होंगे ग्लैंड क्या होता है, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ये है आपकी काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड, क्लियर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेमिनल वेजिकल। सेमिनल वेजिकल, ठीक है। और ये है आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये पूरा डायग्राम क्लियर हुआ। अब देखिए ध्यान से, अब वो जो पाथवे है टेस्टिस का हम वो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ आपके स्पर्म बने, ठीक है, एक हम बना लेते हैं किसी और कलर से, ब्लैक कलर का बनाते हैं, चलो ये व्हाइट। ये जो आपका स्पर्म है ये टेस्टिस के अंदर बना, ठीक है, फिर इसका ट्रांसफर कराएंगे। तो ये जो आपका स्पर्म है ये ट्रेवल करेगा वाज डेफरेंस में, वाज डेफरेंस से ये ट्रेवल करता हुआ आपका सेमिनल वेजिकल तक पहुंचेगा। ठीक है, सेमिनल वेजिकल क्या होती है, ये एक टाइप ऑफ ग्लैंड समझ सकते हो। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्पर्म को मैच्योर करती है। ठीक है, अगर आपको पता है तो जो स्पर्म जो बॉडी से बाहर आते हैं तो सिर्फ स्पर्म बाहर नहीं आते, स्पर्म के साथ कुछ लिक्विड भी बाहर आता है। ठीक है, तो वो जो स्पर्म है, एक सेकेंड, स्पर्म विथ सम लिक्विड, इसके चारों तरफ लिक्विड बना लेते हैं। देखो ये स्पर्म है, स्पर्म के चारों तरफ एक लिक्विड प्रेजेंट है। ये लिक्विड क्यों प्रेजेंट होता है इसके चारों तरफ, ताकि ये अच्छे से स्विम कर सके। ठीक है, इसको ट्रैवल करना है। ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए इसको थोड़ा सा पाथवे जो है स्मूथ चाहिए। ठीक है, तो इसके चारों तरफ एक चिपचिपा सा हम लिक्विड बना देते हैं। ठीक है, तो स्पर्म विद दिस लिक्विड, तो इस पूरी चीज को हम बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं, सीमेन। ठीक है, तो अब ये लिक्विड जो है वो बनाता कौन है, ये जो आपकी सेमिनल वेजिकल है ना, यही इसका काम होता है ये लिक्विड का सिक्रेशन करना। ठीक है, जब स्पर्म अकेला आया था ना यहाँ से, अब तक तो सिर्फ स्पर्म ही था। ठीक है, अब स्पर्म के चारों तरफ जो आपका सेमिनल वेजिकल है उसने अपना लिक्विड भी क्या किया होगा, छोड़ दिया। ठीक है, अपना लिक्विड भी डाल दिया। ओके, और जो मैंने बताया था कि जो आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी हाँ सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैच्योरेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। तो देखिए ये तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो जो सेमिनल वेजिकल ने अपना लिक्विड डाला,
और थोड़ा-सा इसके अंदर फ्रक्टोज़ भी डालते हैं जो थोड़ा हायर लेवल पे आप एक बार और समझ लेते हैं। जो स्पर्म बना था टेस्टिस के अंदर, ठीक है, वो अब ट्रांसपोर्ट होगा वास डेफरेंस से, एंड वास डेफरेंस से ट्रांसपोर्ट होता हुआ वो पहुंचा सेमिनल वेसिकल्स तक, ठीक है। सेमिनल वेसिकल में क्या होगा, वो जो स्पर्म, सिर्फ स्पर्म बना था अभी तक टेस्टिस में, सेमिनल वेसिकल उसमें अपना कुछ लिक्विड भी सीक्रेट करती है, ठीक है। वो लिक्विड एंड आपका स्पर्म दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं, सीमेन कहलाते हैं, ठीक है। स्पर्म केवल स्पर्म है, स्पर्म के साथ हमने क्या मिक्स कर दिया, कुछ लिक्विड, कुछ फ्लूइड मिक्स कर दिया, ठीक है। वो फ्लूइड उसको एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है, वो फ्लूइड उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा है। न्यूट्रिशन का आपको जाहिर सी बात है, स्पर्म है, ठीक है, उसको ट्रैवल करना है, उसको जाके एक एग को फर्टिलाइज करना है, ठीक है, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए इतने सारे काम करने के लिए, ठीक है। तो वो न्यूट्रिशन उसको कौन प्रोवाइड करता है, आपका ये फ्लूइड ही है जो उसको इतना सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर। उसके बाद जब आपका सेमिनल वेसिकल ने वो फ्लूइड डाल दिया, देन जो आपका स्पर्म प्लस फ्लूइड है, वो दोनों, अब ये स्पर्म नहीं कहलाएगा, ये अब कहलाएंगे सीमेन, ठीक है। अब जो आपका सीमेन है वो प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुंचा, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड में जाने के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड ने भी क्या किया, इसमें थोड़ा सा और अपना फ्लूइड ऐड किया। जैसे हम जब जाते हैं ना कोई एडवाइस मांगने, तो सब कोई थोड़ा 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 अपने अपने एडवाइजेस देते रहते हैं, ठीक है। तो सेम वही है, पहले आपका जो स्पर्म था वो सेमिनल वेसिकल पे पहुंचा, तो फिर सेमिनल वेसिकल ने थोड़ा फ्लूइड ऐड किया। उसके बाद में आपका जो स्पर्म है वो प्रोस्टेट ग्लैंड में पहुंचा, तो प्रोस्टेट ग्लैंड ने अपना फ्लूइड ऐड किया, एंड देन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में जब आया, वहां भी थोड़ा सा अपना फ्लूइड ऐड होगा। देन लास्ट में इजैक्यूलेशन के प्रोसेस के थ्रू आपका सीमेन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आपका सीमेन बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद ये फीमेल के ट्रैक्ट में एंट्री करता है। फीमेल के ट्रैक्ट में एंट्री करने को बोलेंगे इंसेमिनेशन, यानी कि पहले इजैक्यूलेशन होगा, देन इंसेमिनेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्पर्म। अब देखिए, जो स्पर्म हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। स्पर्म 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट आपका हेड, ठीक है, देन मिडिल पीस, और लास्ट में टेल, ठीक है। तो ये 3 जो पार्ट हैं, ये अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे आपका हेड है, हेड में जो एक्रोजोम प्रेजेंट है, ये एक्रोजोम नुकीला होता है ना, इसमें कोनिकल स्ट्रक्चर है। ये क्या काम करता है, जैसे आपने कोई सुई लिया और उसमें क्या किया, बलून में कोई होल बना दिया, या बलून नहीं, कोई बॉल में कोई होल कर दिया, ये सेम वही काम करता है। ये जो आपका एग था, जिसके अंदर आपके स्पर्म को एंट्री लेनी है, तो जो आपका स्पर्म है वो इसी नुकीले पार्ट से, एक्रोजोम की मदद से ही एंट्री लेता है, क्योंकि ओवम जो है वो एक पूरा एक स्ट्रक्चर है स्फेरिकल, ठीक है। उसके अंदर एंट्री लेने के लिए कुछ ऐसा डालना पड़ेगा ना, नीडल जैसा कुछ, तो ये जो आपका एक्रोजोम है ये हेल्प करता है एंट्री लेने में, ठीक है, क्योंकि ये नीडल की तरफ फॉर्म करता है। उसके बाद जो आपका हेड है, हेड के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जब हमने जाइगोट देखा था, जाइगोट का स्ट्रक्चर, तो उसमें हमने देखा था कि जाइगोट के अंदर एक डीएनए फादर की साइड से आया था और एक डीएनए मदर की साइड से आया था। तो फादर की साइड का डीएनए कौन कैरी करता है, फादर की साइड का डीएनए आपका स्पर्म ही कैरी करता है, और स्पर्म का भी कौन सा वाला पार्ट, हेड। तो ये क्वेश्चन आता है कि स्पर्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, मिडिल पीस में, एक्रोजोम में, टेल में, या हेड में, तो आप लगा करेंगे हेड में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। अभी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आपने बचपन में पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है, उससे पहले भी पढ़ा होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। पावर हाउस मीन्स व्हाट, पावर हाउस यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करने वाला, ठीक है। अब स्पर्म को इतना लंबा रूट चलना है, स्पर्म को पूरा पहले तो मेल के अंदर ही इतना सारा चलना है, देन फीमेल की बॉडी के अंदर जाके भी उसको चलना है, तो इतना सारा चलने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उसे कहाँ से मिलती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इतनी डिजाइनर बनाई है ना, ये डिजाइन नहीं है, इसको हम स्पाइरल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये क्यों बनाई है हमने, क्योंकि इसी फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्पाइरल फॉर्म में ये मिडिल पीस में प्रेजेंट होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। एंड लास्ट में आता है आपका टेल, विच हेल्प इन स्विमिंग। टेल किस में हेल्प करती है, आपके स्पर्म को स्विम करके जाने में, उसको जो ट्रैवल कर रहा है वो उसमें, ठीक है। ये पूरा आपका आज का लेक्चर था, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी, जैसे हमने पढ़ा आपका इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, जेस्टेशन बहुत जो 9 मंथ का पीरियड होता है प्रेगनेंसी का। उसके बाद हमने पढ़ा ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन, और ये जो जेस्टेशन, ओव्यूलेशन एंड पास्चुरेशन, ये जो 3 टर्म्स है, ये आज के लेक्चर में डिटेल में नहीं पढ़ी है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा था वो था आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या था, मेल एंड फीमेल गैमीट का मिलना, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना कवर करेंगे। इंसेमिनेशन पढ़ा, इजैक्यूलेशन पढ़ा। इंसेमिनेशन क्या था, फीमेल के ट्रैक्ट में एंट्री लेना स्पर्म का, इजैक्यूलेशन मेल के ट्रैक्ट से बाहर आना, ठीक है। फिर हमने कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े, जैसे टेस्टिस, टेस्टिस के बाद हमने ओविडक्ट पढ़ी, ओविडक्ट नहीं, सेमिनल वेसिकल,
वास डेफरेंस हमने पढ़ी है ना। वास डेफरेंस के बाद सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ये इनको हम मिलाकर, इन तीनों को हम मिलाकर बोल देते हैं एसेसरी डक्ट्स। क्या बोलते हैं? एसेसरी डक्ट्स, सॉरी एसेसरी ग्लैंड्स स्पेसिफिकली अगर बोले तो एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये आपके स्पर्म को मैच्योर होने में हेल्प करती हैं। तो helps in maturation of sperm। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट कर लिया है। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आप कल का लेक्चर जरूर देखिएगा एंड थैंक यू।